हेलो गाइस। आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुडविल जीएस पर स्वागत है। और आज हम लोग अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य उपलब्धियों को पढ़ेंगे। पार्ट 2 है ये, और हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है, पढ़ लिया है उसको, जहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। अलाउद्दीन खिलजी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास में। तो आज हम जो है इसके जो विजय अभियान हैं, जो दक्षिण भारत के विजय अभियान हैं, उनको पढ़ने वाले हैं। तो दक्षिण भारत के विजय अभियान में सबसे पहले हम कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं। दक्षिण भारत का जो विजय अभियान था अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है भारत का पहला ऐसा शासक था और पहला सेनापति था जिसने दक्षिण भारत को जीता था। यानी दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे बनता है, मुस्लिम का दक्षिण भारत में प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के समय में हुआ था, तो ये भी याद रखना है। जलालुद्दीन खिलजी के समय में 1296 ईस्वी में, ठीक है, 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन के नेतृत्व में या अलाउद्दीन के सेनापति रहते हुए ये पहला आक्रमण हुआ था दक्षिण भारत में। और कहाँ पर हुआ था? देवगिरी पर हुआ था, ठीक। और उस समय जो वहाँ का शासक था वो रामचंद्र देव था। रामचंद्र देव इस आक्रमण में पराजित हो जाता है और अधीनता स्वीकार कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लेता है। अलाउद्दीन खिलजी के इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? धन प्राप्ति था। ये जो 1296 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था देवगिरी पर, तो उसका मुख्य उद्देश्य केवल केवल धन प्राप्ति था। इसलिए उस साम्राज्य को उसने जो है अपने दिल्ली सल्तनत के क्षेत्रों में नहीं मिलाया था, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और दक्षिण भारत के जितने भी उसके अभियान रहे हैं, उन सारे अभियानों को सफलतापूर्वक उसने किया, लेकिन अपने दिल्ली सल्तनत में उसने नहीं मिलाया। अंत में जो देवगिरी का दूसरा अभियान होता है, दूसरा आक्रमण होता है देवगिरी पर सफलतापूर्वक, उसमें वो देवगिरी के कुछ हिस्सों को मिलाता है। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। चलिए, तो पहला ये हमारा पॉइंट है, पहला देवगिरी अभियान, यानी देवगिरी पर जो आक्रमण होता है अलाउद्दीन के द्वारा, ठीक है। इसको देखते हैं। वर्ष 1307-8 में मलिक कफूर का पहला अभियान देवगिरी के विरुद्ध था, ठीक। मलिक कफूर के नेतृत्व में पहला जो अभियान किया गया था वो देवगिरी के खिलाफ किया गया था। और जो खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया था। तो 1296 ईस्वी में जब आक्रमण हुआ था, रामचंद्र देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य एक समझौता हुआ, और उस समझौते के तहत रामचंद्र देव प्रतिवर्ष, ठीक है, वहाँ पर एक जो है क्षेत्र हुआ करता था एलिचपुर। तो एलिचपुर की जो पूरी आय होती थी वो प्रतिवर्ष रामचंद्र देव अलाउद्दीन खिलजी को देता था, या खिलजी डायनेस्टी को देता था, जिसे बाद में रामचंद्र ने बंद कर दिया। यानी जो है अलाउद्दीन खिलजी उत्तर भारत में अन्य राजाओं से उलझा रहा, संघर्ष में उलझा रहा, जिसके कारण फायदा उठाकर रामचंद्र देव ने उस जो आया, मतलब वो कर था, आप समझ रहे हैं, कर था, उसको बंद कर दिया। तो इस कारण ये आक्रमण किया गया था, ठीक है। इसका मेन कारण यही था कि जो है ये आक्रमण किया गया। और फिर इसमें एक और बात पता चलती है, कारण है कि गुजरात का एक क्षेत्र था जिसका नाम था, गुजरात में एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था बगलाना। ये बगलाना लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, ठीक है, बगलाना। गुजरात में एक छोटा सा राज्य बगलाना, बगलाना के एक राजा था जिसका नाम था कर्ण। तो जब गुजरात पर इसने आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने, तो ये कर्ण जाकर जो है दक्षिण भारत में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ शरण ली थी। तो इससे ये जो है बड़ा क्रोधित हुआ अलाउद्दीन खिलजी, और अलाउद्दीन खिलजी ने इस दूसरे कारण को मानकर देवगिरी पर आक्रमण किया था, ठीक। तो जब देवगिरी पर 1307 में 8 में आक्रमण होता है, तो दोनों शासकों के मध्य युद्ध होता है। सबसे पहले राजा कर्ण, जो कि बगलाना का शासक था, ये हार जाता है, और फिर रामचंद्र देव भी हार जाता है। तो रामचंद्र देव ने जो है एक संधि के तहत अपनी पुत्री,
जिसका नाम था झात्यपाली। झात्यपाली का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से कर देता है। ठीक है, तो आत्मसमर्पण करके जो है झात्यपाली का विवाह अपनी पुत्री से कर देता है। तो जब ये विवाह हो गया, ठीक, तो बड़ा सम्मान दिया उसने, अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को, ठीक है, और उसे राय रायान की उपाधि दी। अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को एक उपाधि दी जिसका नाम था राय रायान। हालांकि ये पूछा नहीं जाना है, हो सकता है, ठीक है। तो राय रायान की उपाधि किसको मिली थी? तो आप कहेंगे रामचंद्र देव को उपाधि मिली थी। और फिर अपनी राजशक्ति का एक प्रतीक भी दिया था जो कि स्वर्ण छत्र था। स्वर्ण छत्र था, ये अच्छा रहेगा। और ये जो है प्रतीक भी दिया गया था, ठीक है। और साथ साथ जो है गुजरात की नौसारी जागीर भी मिल गई थी उसको, रामचंद्र देव को। नौसारी जो गुजरात है, गुजरात में नौसारी जिला है, नौसारी की जागीर भी रामचंद्र देव को दे दी गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। साथ में 1 लाख स्वर्ण टका भी दिया गया था। 1 लाख स्वर्ण का टका या टंका जिसको बोलते हैं, वो दे दिया गया था। तो इतनी सारी चीजें पाकर जो है रामचंद्र देव ने अपनी पुत्री का विवाह, झात्यपाली का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से कर देता है। और सबसे वफादार, सबसे ईस्ट जिसको बोलते हैं आप, मित्र बन गया वो अलाउद्दीन खिलजी का, रामचंद्र देव। आई बात समझ में? मतलब इसने कभी जो है विरोध ही नहीं किया उसके बाद से, ये जीवन पर्यंत जब तक इसका जीवन रहा रामचंद्र देव का, ठीक है, वो एकदम आप कह सकते हैं कि सुल्तान का ही अनुगामी बना रहा, कभी विरोध नहीं किया। चलिए, अगला जो आक्रमण होता है वो होता है तेलंगाना। तेलंगाना या वारंगल अभियान, ठीक। तो तेलंगाना जो है राज्य और इसकी राजधानी वारंगल थी, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा यह अभियान 1309-10 ईस्वी में तेलंगाना की राजधानी वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव के खिलाफ किया गया था। यानी उस समय तेलंगाना का शासक कौन था? प्रताप रुद्र देव, ठीक है। वारंगल उसकी राजधानी थी, के खिलाफ किया गया था। इस अभियान के इस अभियान को नवंबर 1309 ईस्वी में मलिक कफूर ने किया। तो यहाँ भी आपको याद रखना है, मलिक कफूर का नाम आता है। वह देवगिरी से सैन्य सहायता और रसद लेकर वारंगल की ओर बढ़ा। सबसे पहले जो है ये मलिक कफूर कहाँ जाता है? तो देवगिरी जाता है। देवगिरी से सैन्य सहायता उसको मिल जाती है, और देवगिरी में रामचंद्र देव था। और फिर वहीं से जो है सैनिकों के लिए रसद यानी खाने पीने की सामग्री साथ में मिल जाती है, और उसको लेकर वो वारंगल की ओर कूच करता है। मार्ग में एक स्थान और पड़ता है जिसका नाम था सिरवर। सिरवर किले को वो जीत लेता है, और पुनः जनवरी जनवरी 1310 ईस्वी में वो वारंगल की ओर बढ़कर उसको घेर लेता है। वारंगल जो दुर्ग था उसको घेर लेता है। तो काफी समय तक जो है वारंगल को घेरा डालने की वजह से प्रताप रुद्र देव हार मान लेता है और आत्मसमर्पण कर देता है। और जो है साथ ही उसने उपहार स्वरूप विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मलिक कफूर को भेंट करता है, जिसे मलिक कफूर ले जाकर अपने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट करता है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को भेंट करता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से बहुत सारा धन भी, अतुल धन की प्राप्ति होती है अलाउद्दीन खिलजी को। यानी मलिक कफूर जो है यहाँ से बहुत सारा धन लेके जाता है वारंगल से। तो ये कोहिनूर हीरा के बारे में जान लेते हैं, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो कोहिनूर हीरा आप जानते हैं दक्षिण भारत के गोलकुंडा की खान से प्राप्त किया गया था। तो ये आप बेसिक प्रश्न के रूप में आपको याद रखना है कि गोलकुंडा की खान से कोहिनूर हीरा निकाला गया था, ठीक। इसका सर्वप्रथम उल्लेख अलाउद्दीन खिलजी के समय में मिलता है, जब प्रताप रुद्र देव ने इसे अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। यानी भेंट किया था किसको? मलिक कफूर को, और मलिक कफूर देता है किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। इसका दूसरी बार उल्लेख बाबर के काल में मिलता है, यानी बाबर के समय में मिलता है, जब मालवा के शासक महमूद द्वितीय मालवा का शासक था। और जब बाबर के पुत्र हुमायूं ने मालवा विजय अभियान किया था, तो उस समय इस महमूद द्वितीय ने हुमायूं को यह कोहिनूर हीरा भेंट किया था, ठीक।
शाहजहां के काल में इसका पुनः उल्लेख मिलता है, यानी शाहजहां के समय में फिर से एक बार इसकी चर्चा होती है। और जो है गोलकुंडा के प्रधानमंत्री मीर गुमला ने इसे शाहजहां को दिया था। यानी ये गोलकुंडा जो है गोलकुंडा के पास आ जाता है हुमायूं से या बाबर से, फिर गोलकुंडा में पहुंच जाता है और वहाँ के प्रधानमंत्री मीर गुमला था, वहाँ का प्रधानमंत्री, और उसने शाहजहां को भेंट स्वरूप दिया था। उत्तरकालीन मुगल शासक मोहम्मद शाह ने, यानी तब शाहजहां के बाद से ये जो है मुगल कालीन की शोभा बढ़ाता रहा, और जो उत्तरकालीन यानी बाद में मुगल शासक मोहम्मद शाह हुआ, उसने उसे फारस का एक आक्रमणकारी था जिसका नाम था नादिर शाह, नादिर शाह को भेंट स्वरूप दे दिया था। फिर नादिर शाह से वह जो है कहाँ पहुंच गया, फारस से कहाँ पहुंचा, अफगानिस्तान, यानी फारस जो देश था जिसको आप आज ईरान के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो अफगानिस्तान, ईरान, इराक, ये सब फारस देश कहलाते हैं। तो अफगानिस्तान का एक भगोड़ा शासक था जिसका नाम था शाह शुजा, उसके पास ये पहुंचा। तो वहाँ जो है ये रख नहीं पाया और इसने इसे सिख शासक रणजीत सिंह को भेंट दे दी, ठीक है। तो इस तरह से अंतिम बार भारतीय शासक के पास ये आया था, तो रणजीत सिंह के पास आया था। फिर ब्रिटिश गवर्नर जनरल डलहौजी ने जब 1849 ईस्वी में सिख राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया, तब वह अंतिम सिख शासक दिलीप सिंह के हाथ में था, और वहीं दिलीप सिंह ने डलहौजी को पुनः वापस दे दिया, ठीक है। डलहौजी के पास चला जाता है और डलहौजी लेकर कहाँ चला जाता है, ब्रिटेन लेकर चला जाता है, ब्रिटेन। और ब्रिटेन के राजमहल में आज भी ये सुरक्षित रखा गया है। तो ये था कोहिनूर हीरा से संबंधित उल्लेख, जिसको आप जो है याद रखेंगे, ठीक है। इसमें एक ही प्रश्न बार बार पूछा गया है, कोहिनूर हीरा कहाँ से निकाला गया था, तो गोलकुंडा की खान से निकाला गया था, ठीक। चलिए, इसका अगला जो अभियान होता है खिलजी का, वो है द्वार समुद्र अभियान, ठीक है। द्वार समुद्र, तो ये जो द्वार समुद्र है ये दोनों एक ही में रहेगा। द्वार समुद्र सुदूर दक्षिण यानी दक्षिण भारत में स्थित एक राज्य था जो कि काफी प्रसिद्ध था। और प्रसिद्ध क्यों था, तो अपने तटीय बंदरगाहों की वजह से, यानी बंदरगाह की वजह से ज्यादा प्रसिद्ध था, और यहाँ पे धन संपदा बहुत ज्यादा थी। और इसकी राजधानी थी क्या, द्वार समुद्र, ठीक है। द्वार समुद्र इसकी राजधानी थी। और यहाँ का शासक कौन था, वीर बल्लाल तृतीय, ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ का शासक वीर बल्लाल तृतीय था। देवगिरी व तेलंगाना की सफलताओं ने खिलजी की महत्वाकांक्षा और बढ़ा दी, ठीक है, बढ़ा दी, यहाँ पे बढ़ा कर लीजिएगा, बढ़ा दी। इस कारण वह अपने साम्राज्य का विस्तार सुदूर दक्षिण भारत तक करना चाहता था, यानी एकदम अंतिम छोर तक करना चाहता था। और इसी कारण से उसने, या यही उद्देश्य बनाकर उसने मलिक कफूर को 1310 ईस्वी में द्वार समुद्र अभियान पर भेजा। द्वार समुद्र अभियान में जो है मलिक कफूर की सहायता देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अपने सेनापति पारस देव को भेजकर की थी। इस अभियान में बीरबल जो तृतीय था, जो द्वार समुद्र का शासक था, या आप कह सकते हैं वारंग होयसल का शासक था, वो हार जाता है और खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लेता है, ठीक है। खिलजी की अधीनता स्वीकार कर लेता है। तो इस तरह से आप जो है अधीनता स्वीकार कर लिया, तो करवर देना स्वीकार जो है मतलब कर वर देना स्वीकार कर लेते हैं लोग, ठीक है, टैक्स वगैरह देना स्वीकार कर लेते हैं। तो अधीनता का मतलब यही आपको समझना है कि वो स्वतंत्रता पूर्वक अपने यहाँ राज्य तो करेंगे, ठीक है, राज करेंगे, सब कुछ शासन सत्ता चलाएंगे, लेकिन एक वार्षिक वेतन या वार्षिक कर देना पड़ता है बड़े शासक को, केंद्रीय सत्ता को, और वही होता है जो है संधि। पांड्य, यहाँ पे फिर अगला आक्रमण होता है पांड्य राज्य पे। पांड्य का मतलब आज का जो तमिलनाडु क्षेत्र है वो पांड्य, या इसको बोलते हैं मदुरा अभियान, ठीक है। तो पांड्य की राजधानी जो थी वो मदुरा थी, ये जिसको मदुरई कहा जाता है वर्तमान में, इसका नाम मदुरई है, ठीक है। तो 1311 ईस्वी में पांड्य राज्य अपने उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष कर रहा था। 1311 ईस्वी में, याद रखना, पांड्य राज्य जो है दो लोगों के बीच में उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष था। कौन से दो लोग थे, एक सुंदर पांडे और एक वीर पांडे,
यानी 2 क्षेत्रों में, या आप कह सकते हैं 2 गुट में बँट गया था सुंदर पांड्य व वीर पांड्य में, ठीक है? तो सुंदर पांड्य ने सत्ता प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के पास जो है अपनी एक याचना भेजी, सहायता मांगी अलाउद्दीन खिलजी से, और अलाउद्दीन खिलजी ने इसका जो है भरपूर उपयोग किया, लाभ उठाया, और उसने मलिक कफूर को मथुरा अभियान पर भेज दिया। 1311 ईस्वी में कपूर ने वीर पांड्य का जो मुख्य स्थान था, जहाँ से वीर पांड्य अपना प्रशासन देखता था, उसका नाम वीरधूल है, वहाँ पर आक्रमण किया। लेकिन वहाँ वीर पांड्य को जो है वो प्राप्त नहीं, मतलब नहीं पाता है, वीर पांड्य वहाँ से जा चुका था। और जब एक नेतृत्व विहीन क्षेत्र मिलता है किसी को, तो वहाँ जो है जो भी धन संपदा रहेगी वो लूटमार करने वाले लूट ले जाएंगे। तो वहाँ से वीर पांड्य तो नहीं मिला, युद्ध तो नहीं मिला, लेकिन कपूर ने लूटमार में अकूत धन संपदा अर्जित की, ठीक है? अकूत धन संपदा अर्जित की, और वहीं से जो है एक मंदिर था जिसका नाम था लिंग महादेव मंदिर, ठीक है? लिंग महादेव मंदिर जो कि सोने का बना हुआ था, और वीरधूल में ही था ये, वीरधूल में लिंग महादेव महादेव स्वर्ण मंदिर सोने का बना हुआ था, और इस मंदिर को उसने खूब लूटा, ठीक है? तो यहाँ से अकूत धन संपदा मिली उसे। और वीर पांड्य को तब जो है बहुत प्रयास किया पकड़ने के लिए मलिक कफूर ने और अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने, लेकिन वो पकड़ नहीं पाए, पकड़ा नहीं जा सका, जिस कारण जो पांड्य राज्य था, पांड्य राज्य जो है उसकी अधीनता स्वीकार नहीं कर पाता है, मतलब पांड्य राज्य ने खिलजी की अधीनता स्वीकार नहीं की। और आप कह सकते हैं धन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण, सबसे सफल अभियान यही था। आप कह सकते हैं धन की दृष्टि से सबसे सफल अभियान, सफल अभियान, ठीक है? धन की दृष्टि से सबसे सफल अभियान पांड्य या मदुरा अभियान था अलाउद्दीन खिलजी के लिए। चलिए, और इसका जो दक्षिण भारत में अंतिम प्रमुख अभियान है वो है देवगिरी का द्वितीय अभियान, ठीक? देवगिरी का द्वितीय अभियान 1312 ईस्वी में किया गया, और ये क्यों किया गया? तो जब रामचंद्र देव की मृत्यु 1312 ईस्वी में हो जाती है, तो उसका जो सबसे बड़ा पुत्र होता है शंकर देव, वो शासक बनता है। और जब शंकर देव, या उसका एक अन्य नाम मिलता है सिंघन देव द्वितीय, तो वो शासक बनता है। तो शासक बनने के बाद उसने सबसे पहले एक काम किया, खिलजी की जो अधीनता स्वीकार की थी उसको अस्वीकार कर दिया। तो इस कारण उसको दंड देने के लिए जो है अलाउद्दीन ने 1313 ईस्वी में मलिक कफूर को भेजा। ये याद रखना, 1312 और 13, ठीक है? ये आपको याद रखना है वर्ष। मलिक कफूर को भेजा, और जो कि कपूर का दक्षिण भारत में अंतिम अभियान था। इस अभियान में शंकरदेव पराजित होता है और मारा जाता है, और देवगिरी का अधिकांश भाग दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। जब इस अभियान को जो है कपूर ने कर लिया, ठीक है, तो उसकी मंशा थी कि अब वो जो है अपने जीवन में अस्थायित्व लेकर आए। तो उसने क्या किया, यहीं पर रुक जाना या यहीं पर शासन करने का विचार किया, और हालांकि कुछ समय तक उसने यहाँ पर शासन भी किया, ठीक है? लेकिन जो है फिर थोड़े समय बाद उसका मन उचट जाता है, तो 1314 ईस्वी में उसने यादव राजवंश यादव राजवंश के एक सदस्य हरदेव पाल, ठीक है, हरपाल देव, सॉरी, ये लास्ट में जाएगा, हरपाल देव को देवगिरी की सत्ता सौंप कर, और जो है कहाँ चला जाता है, दिल्ली, क्योंकि उस समय अलाउद्दीन खिलजी की तबीयत जो है खराब रहती है, और 1315 ईस्वी में पहुंचता है वहां पे, और लगभग 3 महीने बाद या 6 महीने बाद, 3 से 6 महीने बाद अलाउद्दीन खिलजी की 1316 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, ठीक है? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी के अभियान, जो कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों पर किए गए थे, और उसके अभियान इतिहासकारों के अनुसार काफी सफल ही रहे हैं, ठीक है? तो ये आपको इतना याद रखना है। कुछ अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है जो है
सुधार, जिसको हम पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं, सुधार वगैरह। उसने कौन-कौन से सुधार किए थे, कौन-कौन से पद उसने सृजित किए थे, ठीक है? उसके समय में कौन से लेखक थे, ठीक? इतिहासकार कौन-कौन से लोग थे, ये सब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। और अब इसके बाद इसके जो उत्तराधिकारी थे, 1-2 उत्तराधिकारी जो थे, ठीक? उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग तुगलक वंश को पढ़ेंगे। तो आप लोग धैर्य बनाए रखें, एक भी पॉइंट हम छोड़ नहीं रहे हैं, ताकि कहीं से भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप चाहें वन डे एग्जाम लेवल की तैयारी कर रहे हो या उससे बड़ी, कहीं पर भी इतिहास से संबंधित आपको प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी, ठीक? तो आज के लिए इतना ही, और बहुत-बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।